पॉलीमर्स एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। पॉलीमर्स हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, रिपीटिंग मोनोमर से, और हमारे बहुत असेंशियल होते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। उससे क्या होता है, अब हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ तो रहे हैं। पढ़ने का रीज़न क्या है कि जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, वो एक ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके, टारगेटिंग हो, सेफ्टी हो। कोई भी ड्रग हमें अगर बनानी है या कोई सिस्टम हम चूज़ करते हैं बनाने के लिए, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो हमें उसको कि हमारी जो ड्रग डिलीवरी हो रही है उसमें ऑप्टिमाइजिंग हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, टारगेटिंग हो, पर्टिकुलर टारगेटिंग हो वो ड्रग, और वो भी इंक्रीज़ हो। सेफ्टी, ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं कर पा रहा है, सेफ्टी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए हम पॉलीमर्स कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं। अब हमारा सोचो, अभी हमने सब ऊपर देखा था जैसे कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। अब हमारा जो रोल क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो, एक तो कंट्रोल्ड रिलीज आता है। जो हमारे पॉलीमर्स हैं वो एक डिग्रेडेबल मैट्रिसेस बनाते हैं। मैट्रिसेस बनाने की वजह से वो सस्टेन ड्रग रिलीज देते हैं। थोड़े लंबे समय तक हमारी बॉडी में रिलीज शो करेंगे, ड्रग रिलीज होगा, और लंबे समय तक या सस्टेन कुछ अमाउंट या कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बॉडी में रहेंगे। प्लाज्मा में देख सकते हो आप। तो हमारा कंट्रोल रिलीज, आपको कंट्रोल रिलीज याद होगा, प्री डिटरमाइंड रेट एंड एवरीथिंग। तो उसके बेसिस पे फिर है हमारा टारगेटेड डिलीवरी, कि हमारा जो सरफेस मॉडिफिकेशन हुआ है किसके बेसिस पे, कि हम एक स्पेसिफिक सेल को टारगेट कर सकें या स्पेसिफिक टिश्यू को टारगेट कर सकें। तो जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ड्रग का जो आप मॉडिफिकेशन बोल सकते हो, सरफेस का मॉडिफिकेशन हुआ है, वो हमें एक स्पेसिफिक सेल को टारगेट करना है, हमें एक टिश्यू को टारगेट करना है, उसके बेसिस पे है। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना NDDS यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। पॉलीमर क्या होता है, हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर हमारी ड्रग बॉडी में पहुंच भी जाती है तो वो डिग्रेड ना हो या ख़राब ना हो। तो इसलिए हमारा NDDS वहाँ भी यूज़ करते हैं हम। इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमारी ड्रग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट, कुछ पॉलीमर्स क्या होते हैं जो पुअरली सॉल्युबल वाटर या पुअरली सॉल्युबल ड्रग है या पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो वहाँ हम कुछ ऐसा पॉलीमर यूज़ करेंगे। वो पॉलीमर क्या करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो कम थी उसमें ज़्यादा कर देगा, कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट वो सॉल्युबल हो जाए। एडवांटेजेस क्या है, कंट्रोल्ड रिलीज प्रोफाइल। हमारी जो NDDS सिस्टम है वो क्या करता है, वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि हमारा स्पेसिफिक रिलीज रेट दे सके, कि हमारा जितना अमाउंट हमें चाहिए या फिर हमें कितने टाइम के लिए रिलीज़ करना है वो हमें NDDS के थ्रू मिल सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लेबाइल ड्रग्स, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं वो हार्श इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाती हैं। ठीक है, उन पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ प्रोटेक्शन से याद रखो कि हमारा पॉलीमर क्या करेगा, उन लेबाइल, उन पर्टिकुलर ड्रग्स को ना एक शील्ड प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करेगा। टारगेटेड डिलीवरी, टारगेटेड साइट, हमारा सरफेस मॉडिफिकेशन ऐसा होगा कि जिससे जो पॉलीमर है वो हमारे स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पर जाएगा, या फिर हम उसको ऐसा डिज़ाइन करेंगे, उसका सरफेस मॉडिफिकेशन ऐसा कर देंगे हम अपने ड्रग का पॉलीमर के थ्रू, या फिर कि वो पर्टिकुलर सेल पर जाए। ठीक है, ऐसे वर्सटाइल ये है कि वो हमारा बहुत तरीके से, हमारा पॉलीमर जो है एक वाइड रेंज का वर्सटैलिटी देता है, कि वो कैसे भी ढल सकता है, एज इन वो वर्सटाइल है, किसी तरीके से यूज़ कर लो। वो कस्टमाइजेशन के बेसिस पे कि आपको अपनी ड्रग किस तरीके से रिलीज़ आउट करनी है, आपकी ड्रग को हाइड्रोफोबिक है तो कैसे उसको वैसा बनाया जाए, तो उसके बेसिस पे हम अपनी ड्रग्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिलीवरी रोड के बेसिस पे पॉलीमर हो सकता है। ठीक है, उससे आप कोई भी ड्रग्स यूज़ कर सकते हो। पॉलीमर्स जो हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा NDDS सिस्टम में यूज़ आएगा। ठीक है, ये हमारे जो पॉलीमर्स हैं NDDS सिस्टम में, उसका एडवांटेजेस है। अब पॉलीमर्स भी ना बहुत तरीके से यूज़ आते हैं। अब हमारे पॉलीमर्स हैं, उसका सोर्स क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, पॉलीमराइजेशन मेथड्स। अब आप पॉलीमर्स को इनके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। अब क्लासिफिकेशन जो है, सोर्स, जैसे हमें नेचुरली पॉलीमर मिल गया है, या हमने उसको सेमी सिंथेटिक बेस पे पॉलीमर यूज़ किया है, या हमने सिंथेसाइज किया है कोई पॉलीमर, उसके बेसिस पे आप देखोगे नेचुरल सोर्स नेचर से मिलेगा, वो बायोकम्पैटिबल होगा एक तरीके से, और उसको हम बायोडिग्रेडेबल भी कह सकते हैं। जैसे सेलुलोज है, चिटोसन है, एल्जिनेट है, जेलेटिन्स हैं, ये हमारे सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। वहीं पे सेमी सिंथेटिक आप देखो कि नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया है।
कि जिससे उसकी हमने प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर दी है। सेमी मतलब आधा सिंथेटिक भी है, आधा वो नेचुरल भी है। जैसे हमारा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है या हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, तो उसके बेसिस पे। अब हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स है। सिंथेटिक पॉलीमर हमने लैब्स में सिंथेसाइज किया है पॉलीमर को। हम जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं ना, उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। उनको हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? पेट्रोकेमिकल से। और उसको ना आप अपने हिसाब से अगर देखा जाए, जिस स्पेसिफिसिटी से हमें उसको चाहिए या हमें यूज़ करना है, तो हम उसको एक तरीके से टेलर भी कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए चाहिए, तो वैसे उसको टेलर कर दो। पॉलीविनाइल एल्कोहल है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स का, ठीक है। और जैसे हमारा पॉलीविनाइल पायरोलिडोन हो गया या पॉलीलैक्टिक एसिड है, तो वो एक हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है कि हमारा पॉलीमर कैसा है, ठीक है। अब जैसे हमारा लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर क्या होगा कि हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे आप सोच सकते हो, लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं होता, बट हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप उसको लीनियर में देख सकते हो कि चेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है। वहीं हमारा ब्रांच पॉलीमर है, उसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कैसा होगा कि हमारी जो एक मेन ब्रांच है, वहीं वो चेन है, एक एक्सटेंडिंग चेन है ना, वहीं से हमारी ब्रांचेस जा रही हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि ब्रांच पॉलीमर हो गया। वहाँ पे हमारा क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर है, वो क्या है? मोनोमेरिक यूनिट है। या फिर आप एक बोल सकते हो कि 3D नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे आप बोल सकते हो वो 3D नेटवर्क में हमारा इंटरकनेक्टेड है, जिसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब जैसे कभी फॉर एग्जांपल ले लो, आप हाइड्रोजेल्स बनने हैं, हाइड्रोजेल्स बनना है या हाइड्रोजेल की फॉर्मुलेशन है, तो वहाँ पे हम अपना NDDS का ये पर्टिकुलर पॉलीमर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, अब किसके बेसिस पे? पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। अब यहाँ पे हमारा एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, एडिशन चेन ग्रोथ पॉलीमर्स क्या करते हैं? ये मोनोमर्स का एक चेन रिएक्शन होता है या कंटिन्यूएशन में ऐड हो जाते हैं। सक्सेसिवली एडिशन होता रहता है मोनोमर्स का चेन रिएक्शन में। इसमें ये सोचो, ये हमारी एक पर्टिकुलर चेन है, वहीं पे मोनोमर्स का एडिशन होता रहता है सक्सेसिवली, धीरे धीरे एक एक करके। जैसे पॉलीथाइलिन है हमारा, और एक है पॉलीस्ट्रीन, ठीक है। ये आपका एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में आ जाएगा। कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का क्या है? वो स्टेप वाइज होता है, ठीक है। हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, उसमें जो रिलीज होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स का। स्टेप ग्रोथ मतलब देखो, स्टेप इसमें ही लिखा हुआ है, आपको बस इसके नाम याद रखने हैं। नाम याद रखने से क्या हो जाएगा, आप इसको मेमोराइज कर लोगे, तो एट द एंड आप इसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो कैसे हुआ है। देखो स्टेप वाइज इसमें कैसे बनता है, स्टेप वाइज होता है सब कुछ कंडेंसेशन में। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, जिसमें हमारा सिंपली अगर ये बोले मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकते हो आप, जैसे कि वाटर है, ऐसा ही होता है। इसमें हमारा पॉलिस्टर यूज़ करते हैं, या फिर आप इसमें अपना पॉलोमाइड्स यूज़ कर सकते हो, पॉलीयूरेथेन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे पॉलीमर्स कैसे क्लासीफाई हैं। अब क्लासिफिकेशन जो होता है हमारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी है, जैसे इलास्टोमर्स हैं या फिर फाइबर्स हैं, थर्मोप्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। अब इलास्टोमर्स का क्या होता है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इनके बीच में वीक होता है, ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ये स्ट्रेच हो सकते हैं, स्ट्रेच होने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में भी आ जाते हैं, तो वो इलास्टोमर्स होते हैं। फाइबर्स होते हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब इलास्टोमर्स में एग्जाम्पल आप देखो, रबर्स है हमारे, नेचुरल रबर हो गया या पॉलीआइसोप्रीन हो गया, वो हमारे ना इलास्टोमर हैं, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ा सा फोर्स वीक होता है। वो स्ट्रेच तो होंगे, स्ट्रेच होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। और हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं फाइबर्स में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टोमर्स में वीक होता है। जैसे हमारे नायलॉन है, सिल्क है, वूल है, ये फाइबर्स हैं हमारे। थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं उनका थोड़ा सा इंटरमीडिएट फोर्स होता है कि वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं हीट करने पे और कूल करने पे हार्ड भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके एक तरीके से हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट पे,
ठीक है, इंटरमीडिएट फोर्स है इनका, उनका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसका स्ट्रॉन्ग है, इनका इंटरमीडिएट है, कि ये बीच के हैं। अगर ठंड पड़ी तो इनको ठंड लगेगी, हार्ड हो जाएंगे, और गर्मी हुई, हीट हुए तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। पॉलीस्टीरीन है, वो भी हमारा थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन होते हैं या क्या होते हैं? थर्मो पॉलीमर सेटिंग्स जो होती हैं वो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते। अगर एक बार उनको मोल्ड कर दिया जाए किसी भी 3D नेटवर्क में या किसी भी 3D नेटवर्क के स्ट्रक्चर के थ्रू, अगर वो एक बार मोल्ड हो गए तो वो कभी सॉफ्ट नहीं होते, उनमें कोई ऐसा वो नहीं होता, उनका एक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा बेकलाइट है या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स हैं, वो हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आते हैं। ये हमारा सारा ब्रीफ में है, क्या क्या जो अभी मैंने आपको बताया वो यहीं आप देख लोगे अगर याद करना है यहीं से, ठीक है। अब जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं या एप्लीकेशंस हैं फॉर्मुलेशन की, वो कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज सिस्टम में कैसी हैं, या जो हमारा कंट्रोल्ड रिलीज है उस ड्रग सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे पर्टिकुलर पॉलीमर की। एक तो देखो बायोकम्पैटिबिलिटी, मतलब हमारा जो पॉलीमर है ना वो बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, कि वो ना इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक ना करे, मतलब वो जाके उसमें, अब क्या ही बोले, उससे जाके छेड़ ना करे ज़्यादा, ठीक है। उससे हम बायोकम्पैटिबिलिटी एक मेंटेन रहेंगे, जो किस लिए ज़रूरी है, हमारी सेफ्टी और एफिकेसी के लिए वो पॉलीमर्स ज़रूरी हैं। कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं कि पता चला उन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स को जाके थोड़ा सा कर दिया कि भाई पोक कर दिया, तो उसे प्रोवोक नहीं करना है, ऐसे होने चाहिए, बायोकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलीमर सेफ्टी और एफिकेसी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वहाँ पे हमारा पॉलीमर टिक पाए बिना डिसइंटीग्रेट होके, कि पहले ही प्री मैच्योरली डिसइंटीग्रेट ना हो और लंबे समय तक टिक पाए, वहाँ पे उसके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिर है हमारी परमेबिलिटी, जो हमारा पॉलीमर है ना वो एक कंट्रोल्ड रेट पे, या हमारा जो ड्रग डिफ्यूज़ है वो पॉलीमर के थ्रू हो पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है पॉलीमर ड्रग को डिफ्यूज़ ही नहीं होने दे रहा, हमारा ड्रग बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है अंदर ही एक तरीके से। तो थोड़ा सा हमारी जो परमेबिलिटी है पॉलीमर की वो होनी चाहिए, जिससे हमारा रेट है या हमारी जो कंट्रोल रेट पे रिलीज़ होनी है ड्रग वो हो सके पॉलीमर के थ्रू। डिग्रेडेबिलिटी, अब रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो है वो टेलर किया जा सकता है, जो हमारी डिज़ायर्ड ड्रग प्रोफाइल है उसको मैच करने के लिए रेट ऑफ डिग्रेडेशन हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं, कि हमें इतना डिज़ायर्ड ड्रग रिलीज़ चाहिए, हमें पर्टिकुलरली इतनी ड्रग रिलीज़ होनी चाहिए इतने टाइम के लिए या इतने लेवल के लिए, तो हमें उसका डिग्रेडेशन जो है वो टेलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम अपना पॉलीमर डिज़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा ड्रग रिलीज़ दे सकें। फिर है हमारा सॉल्युबिलिटी एंड स्वेलिंग, जो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर स्वेल कर जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा ड्रग रिलीज जो काइनेटिक है वो अफेक्ट होता है, ड्रग रिलीज काइनेटिक अफेक्ट होगा तो वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, ठीक है, कर नहीं पाएगा या रिलीज नहीं हो पाएगा। अब एप्लीकेशन क्या है, हमारे पॉलीमर्स की एप्लीकेशन यूज़ भी हमें पता होने चाहिए कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक जैसे हमारा पॉलीमर है वो मैट्रिक्स टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी ड्रग एक पॉलीमर मैट्रिक्स में एम्बेडेड है या उसके थ्रू बनी हुई है, उसमें इनकॉर्पोरेट है, तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन के टाइम पे रिलीज होगा या फिर इरोजन हो जाएगा हमारी मैट्रिक्स का, मतलब ये बाहर जिसके अंदर हमारी ड्रग इनकॉर्पोरेटेड है, पहले बाहर का सरफेस जाना चाहिए, पहले बाहर जब वो डिफ्यूज़ होगी हमारी पॉलीमर मैट्रिक्स, डिफ्यूज़ होने के बाद रिलीज़ होगा, तो हमारी जो है मैट्रिक्स टैबलेट्स में हम इसको पॉलीमर को यूज़ कर सकते हैं। हमारी कोई डोजेज फॉर्म है वहाँ पे कोटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं हमारी कोटिंग्स भी करते हैं कि जो हमारे टैबलेट का डिसोल्यूशन रेट है उसको कंट्रोल कर सकें, तो पॉलीमर्स कैन बी यूज एज अ कोटिंग, ठीक है, कोटेड डोजेज फॉर्म। माइक्रोस्फेयर्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स हैं, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूलर लार्जर मॉलिक्यूलर साइज हो गया वहाँ पे उसको नैनो पार्टिकल्स में इनकॉर्पोरेट कर दो, या हमारे पॉलीमर्स जो हैं वो क्या करेंगे, टाइनी पार्टिकल्स बनाएंगे, जिससे वो क्या होगा, हमारे ड्रग्स को हम एनकैप्सुलेट करेंगे। जैसे कोई भी इंजेक्टेबल कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ सूटेबल है, इजीली आप उसको आईवी और आईएम के थ्रू दे सकते हो, तो इसलिए बहुत अच्छा है कि माइक्रोस्फेयर्स और नैनो पार्टिकल्स में पॉलीमर्स हो, पॉलीमर्स छोटे छोटे उसमें बन जाएं पार्टिकल्स में। फिर हमारे ट्रांसडर्मल पैचेस, अब जो पॉलीमर है ना वो एक्ट करते हैं एडेसिव मैट्रिक्स की तरह। एडेसिव मैट्रिक्स क्या करता है, वो हमारी ड्रग रिलीज को कंट्रोल करता है थ्रू स्किन। ट्रांसडर्मल पैचेस ना डायरेक्टली पैचेस होते हैं जो हम अपने स्किन पे लगा सकते हैं, उस स्किन पे लगाने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्टली अपना ड्रग रिलीज करना शुरू करते हैं स्किन के कांटेक्ट में आकर, तो ये अच्छा होता है। पॉलीमर्स एक एडेसिव मैट्रिक्स है, हमारी एडेसिव मैट्रिक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग रिलीज के लिए।
वहीं आता है हमारी इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। पॉलीमर्स हम यूज़ कर सकते हैं इम्प्लांट्स में भी, जैसे कि लॉन्ग टर्म थेरेपी है या कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो वहाँ पे कि हमें फ्रीक्वेंट डोजिंग करनी पड़े, वहाँ पे हम पॉलीमर ऐसा यूज़ करें कि वो टाइम टू टाइम रिलीज़ करता रहे, हमें फ्रीक्वेंट डोजिंग ना हो। एक तरीके से इम्प्लांटेबल डिवाइसेस पेशेंट कंप्लायंस में भी आ जाती हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी बहुत लंबे समय तक थेरेपी चलने वाली है, तो उनको ड्रग मिलती रहनी चाहिए टाइम पे, या ऐसा नहीं है उनको फ्रीक्वेंट डोजिंग की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम पॉलीमर्स यूज़ कर सकते हैं। ये वाले हाइड्रोजेल्स हैं, हाइड्रोजेल्स में हमारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नेटवर्क होता है। हमारे पॉलीमर्स ना क्रॉस लिंक नेटवर्क्स में बने होते हैं। वो क्या करते हैं, स्वेल कराते हैं, स्वेल कराने के बाद उससे क्या होता है, कंट्रोल ड्रग रिलीज होता है, धीरे 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 कंट्रोल अमाउंट में ड्रग बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारे पॉलीमर्स के एप्लीकेशन थे कि क्या यूज़ है, उनके एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस, ये हमें पता होने चाहिए कि हम अपना पॉलीमर जो यूज़ कर रहे हैं एनडीडीएस सिस्टम में वो क्यों यूज़ करते हैं, क्या मतलब क्या फ़ायदा है हमें, क्या बेनिफिट है। ठीक है, पता होना चाहिए कि हमारा पॉलीमर हम किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे होना चाहिए कि हम उसको मैट्रिक्स टैबलेट में यूज़ कर लें। ठीक है, ये नॉर्मल है या फिर एक तरीके से इम्पॉर्टेंट समझ लो समझने के लिए कि पॉलीमर्स आगे अगर जैसे आप कभी भी कुछ सेलेक्ट करोगे, अपना पॉलीमर किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है, हमें ड्रग रिलीज के बेसिस पे सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, बस यही था।